बच्चों बहुत स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आपने देखा था हमने अपने फिजिकल केमिस्ट्री के द्वितीय अध्याय में, ठीक है, विलयन में हमने विलयन के संदर्भ में मैं बहुत सारी प्रश्नों को लेकर अभी तक पढ़ाई जो है वो कर ली है। बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपसे अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में मैंने बात की हुई थी। बच्चों मैंने आपको बताया था अणु संख्यक गुणधर्म क्या होता है। ये डेफिनेशन एक बार वापस आपके सामने बहुत संक्षिप्त में मैं केवल रिकॉल कर रहा हूं। सुनिए, मैंने आपको बताया था कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी मात्रा या उसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करते। ठीक है, एक बार वापस सुनिए बच्चों, मैंने क्या बोला। मैंने बोला विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी मात्रा या उसकी प्रकृति पर। तो विलयन के ऐसे गुणधर्म है ना जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और मैंने आपको कुल 4 प्रकार के अणु संख्यक गुणधर्म पहले ही बता रखे थे। वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। बच्चों जैसा कि वाष्पदाब से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने अपनी पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो क्वथनांक में उन्नयन को लेकर है। मैं आपको क्वथनांक में उन्नयन बताऊं, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वथनांक पर बात करेंगे। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि क्वथनांक क्या होता है, क्योंकि अगर आप क्वथनांक समझ गए तो फिर क्वथनांक में उन्नयन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वथनांक बच्चों बहुत साधारण सी परिभाषा है। 12वीं से पहले यानी अगर हम कक्षा 10वीं या उससे नीचे की कक्षाओं में आ जाएं तो देखते थे कि हमारी जो टीचर होते थे वो हमको क्वथनांक की डेफिनेशन को समझाने के लिए बहुत सरल तरीके से चीजों को बताती थी या बताते थे। वो हमसे कहते थे कि किसी भी द्रव को दिया गया वह अधिकतम ताप, ठीक है, जिस पर वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है, उस अधिकतम ताप को हम उसका क्या कह देते हैं बच्चों, क्वथनांक कह देते हैं। यानी बहुत साधारण सी परिभाषा उन्होंने हमको इतने सरल तरीके से समझा रखी है कि आज तक हम उसको भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, क्या थी परिभाषा, एक बार वापस रिकॉल कर रहा हूं कि किसी भी द्रव या विलयन का वह अधिकतम ताप जिस पर वो द्रव या विलयन क्या होता है बच्चों, उबलता है, उस द्रव का वो अधिकतम ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, ये क्वथनांक की परिभाषा हमने अभी तक कक्षा 10वीं तक पढ़ रखी। और बच्चों ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है, इससे अच्छी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, ठीक, जो हमको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे बच्चों हमारी कक्षाएं आगे बढ़ती हैं, है ना, चीजों में संशोधन होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो डेफिनेशन थी वो कहीं से भी गलत है, लेकिन उसमें थोड़ा इंप्लीमेंट किया गया है, उसमें कुछ संशोधन किया गया ताकि वो परिभाषा कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो जाए। तो बच्चों क्वथनांक की अब हमको जो डेफिनेशन मिलेगी उसको समझना है। मैं उसी डेफिनेशन पर आपके साथ वापस हूं जो हमने पहले पढ़ा था। डेफिनेशन है कि किसी द्रव का वह अधिकतम ताप जिस पर वो द्रव या विलयन उबलने लगता है, उस द्रव या विलयन का क्वथनांक कहलाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि उस अधिकतम ताप पर उस द्रव या विलयन के साथ आखिर ऐसा क्या होता है कि वो उबलने लगता है। ठीक है, यदि हमको ये पता चल जाए तो हमको एक नई डेफिनेशन मिल जाएगी। तो हम बस ये पता करेंगे कि उस अधिकतम ताप पर आखिर उस द्रव या उस विलयन के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो द्रव है वो हमको उबलता हुआ प्रतीत होता है या उबलता हुआ दिखने लगता है या उबलने लगता है। ठीक, हमको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं जल्दी से क्वथनांक की डेफिनेशन पर। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने एक क्या ले लिया बच्चों, एक बॉयलर ले लिया, एक पात्र है जिसको मैंने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया, ठीक है, और इसमें मैंने किसी भी तरल को ले लिया, कोई भी द्रव को ले लिया मैंने, मान लीजिए आप कह दीजिए कि मैंने जल को ही ले लिया। ठीक है बच्चों, फिर मैंने क्या किया, इसको एक बेल जार की सहायता से, यानी एक ढक्कननुमा पात्र होता है जिसको हम विज्ञान की भाषा में बेलजार कहते हैं,
तो मैंने क्या किया, उसको उससे ढक दिया। क्या करना, अब इसको गैस बर्नर की सहायता से हमको नीचे से इसको ताप देना है। चलिए ताप दे दीजिए इसको। अब गैस बर्नर की सहायता से हमने इसको ताप दे दिया। बच्चों जैसे जैसे आप इसको टेम्परेचर देंगे, जल के जो निचली सतह के अणु हैं सबसे पहले ये ताप ग्रहण करेंगे। ठीक है, आप याद रखिए, जल के जो अणु हैं, निचली सतह के अणु हैं, ये ताप ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, जब ये ताप ग्रहण करेंगे बच्चों, तो आपको याद रखना है इन अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी। इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ गति करने लगेंगे। ठीक, ये गति करते हुए ऊपर आ जाएंगे। जब ये अपने पुराने स्थान से हटेंगे तो उनके स्थान पर नए अणु जो हैं वो आकर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही होता है हमेशा भाई, एक स्थान से अणु हटेंगे तो उनके स्थान पर नए अणु आकर बैठ जाएंगे, तो यहां पर नए अणु आके बैठ जाएंगे इस तरह से, और ये जो प्रक्रिया ये लगातार चलती जाएगी। हमने आपको बताया था कि जल के अणु जो थे वो ताप ग्रहण कर रहे थे, तो ताप ग्रहण करते करते इनकी एक स्थिति ऐसी आ जाएगी बच्चों, जबकि जल के अणुओं का जो ताप है वो कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, है ना। एक कंडीशन आ जाएगी कि वो अधिकतम हो जाएगा। जैसे ही जल के अणुओं का ताप अधिकतम होगा, इन अणुओं का ताप अधिकतम होगा, ये अपनी सतह को छोड़ देंगे और ये किस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे वाष्प में। ठीक, यानी वो गैस में बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव है वो किस में बदल रही है, गैस में बदल रही है, वाष्प में बदल रही है। तो ये क्रिया हमारी कहलाएगी वाष्पीकरण, यानी यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, चलिए वाष्पीकरण होने दीजिए। हमने आपसे बोला बच्चों कि अधिकतम ताप पर द्रव के अणु वाष्प में बदल गए। अब प्रश्न ये उठता कि ये क्रिया कब तक चलेगी, तो ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों के बीच में साम्य क्या स्थापित ना हो जाए, साम्य। अब आप लोग सोचोगे सर ये एक नई चीज आ गई, साम्य क्या होता है। बिल्कुल इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि तरल में, ये जो तरल है ना, इस तरल में अणुओं की संख्या और वाष्प में अणुओं की संख्या, ठीक है, जब बराबर हो जाएगी तो उनके बीच में क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। बच्चों जैसे ही इनके बीच में साम्य स्थापित होगा, उसी समय अंतराल पर ये वाष्प के जो अणु है ना, ये द्रव की सतह पर नीचे की तरफ क्या करने लगेंगे, एक दाब लगाने लगेंगे बच्चों। ये नीचे की तरफ दाब लगाने लगेंगे। ठीक, ये दाब लगाएंगे तो जितना दाब ये आरोपित करेंगे, उस दाब को हम क्या बोलने वाले हैं, उस दाब को हम बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब। उस दाब को हम बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, हमने वाष्प दाब भी देख लिया। अब हमको इस वाष्प दाब के मान की, वाष्प दाब के मान की क्या करनी है, केवल गणना करनी है। चलिए इसकी गणना करते जाइए, है ना, कोई ना कोई विधि होगी जिसको आप यहाँ पे मेजर करेंगे कि कितना वाष्प दाब प्राप्त हो रहा। तो जब आप वाष्प दाब की गणना करेंगे और उसका जो मान है बच्चों, जब आपको 760 mmHg के बराबर प्राप्त हो जाए, तो आप कह दीजिए ये जो मान है, ये जो मान है सर, हाँ तो बच्चों मैं आपसे बोल रहा था, जैसे ही वाष्प दाब का मान 760 mmHg के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, आप कह दीजिए ये मान कितना हो गया है, ये मान एक वायुमंडली दाब के बराबर हो गया है। ठीक है बच्चों, ये एक वायुमंडली दाब के बराबर हो गया है। आई बात समझ में। अब ये समझ लीजिए कि ये पूरी घटना, यानी इस वाष्प दाब का मान एक वायुमंडली दाब के बराबर जिस अधिकतम ताप पर हुआ है ना, उस अधिकतम ताप को ही हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, हम उसको कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला आपसे, पूरे टॉपिक को एक बार रिकनेक्ट करता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा इस चीज को और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये क्वथनांक। तो क्या बोल रहा हूं बच्चों, एक बार जल्दी से रिकनेक्ट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने एक
बॉयलर लिया था, उसमें हमने किसी भी लिक्विड को रख लिया, तरल को रख लिया, जैसे जल को, हमने उसको गर्म किया। ठीक है, जब गर्म किया बच्चों तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ी, प्रारंभ में गतिज ऊर्जा बढ़ी तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आते गए। एक स्थिति ऐसी आई कि वो अपने अधिकतम ताप पर अपनी द्रव की सतह को छोड़कर वो वाष्प में बदलने लगे। हमने बोला ये घटना वाष्पीकरण की है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने बोला बेटा जैसे उनके बीच में वाष्पीकरण स्टार्ट हुआ, प्रश्न उठता तो ये वाष्पीकरण कब तक चलेगा, तो हमने आपको बताया वाष्पीकरण की क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि उनके बीच में साम्य स्थापित ना हो जाए। साम्य कब स्थापित होगा, मैंने आपको बताया कि जब द्रव में अणुओं की संख्या और वाष्प में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो उनके बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक द्रव का अणु वाष्प में बदलेगा तो उसी समय अंतराल पर वाष्प का एक अणु वापस द्रव में बदल जाएगा और इनके बीच का जो संतुलन है वो स्थायी बना रहेगा। इस तरह से समझ में आई मेरी बात? ओके, तो जब इनके बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा उसी समय अंतराल पर वाष्प के अणु द्रव के अणुओं पर जितना दाब लगाएंगे बच्चों उसको हम बोलेंगे वाष्प दाब। इस वाष्प दाब का मान जब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो जिस अधिकतम ताप पर बच्चों, जिस अधिकतम ताप पर उस द्रव की वाष्प दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, उस अधिकतम ताप को हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं। तो डेफिनेशन का कंक्लूजन ये है, हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था, कक्षा 10वीं या उससे पहले की कक्षाओं में पढ़ा था कि किसी द्रव का वह अधिकतम ताप पर वो द्रव उबलता है। हमने अभी प्रश्न रखा था कि आखिर उस अधिकतम ताप पर ऐसा क्या होता है कि द्रव उबलता है, तो हमने आपको बताया कि उस अधिकतम ताप पर उस द्रव की वाष्प दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और यही वजह है कि जो द्रव है वो हमको उबलता हुआ होता है। तो हमारी एक नई डेफिनेशन आ गई क्वथनांक की। ठीक है, जब हमने क्वथनांकों को समझ लिया बच्चों तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन। तो हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करेंगे और अपने टॉपिक पर चलेंगे क्वथनांक में उन्नयन को लेके। तो समझिए कि क्वथनांक में जो उन्नयन है ना, ठीक है, वो हमको कैसे प्राप्त होगा। क्वथनांक में उन्नयन, तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लीजिए, तो टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। बच्चों क्वथनांक में उन्नयन की जो डेफिनेशन है वो बहुत साधारण सी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक बॉयलर ले लेना है जिसमें आप किसी द्रव को उबालेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, इसमें मैंने किसी द्रव को ले लिया और इसको एक स्टैंड के ऊपर रख दीजिए और गैस बर्नर की सहायता से क्या कर दीजिए, इसको टेम्परेचर दे दीजिए, ताप दे दीजिए। ठीक, और को भी ढक दीजिए। बिल्कुल वही करना आपको कि सिर्फ आप मान के चलिए इसमें एक शुद्ध विलायक है, ठीक है, शुद्ध विलायक है और वो जल है, यानी आपने जल नामक विलायक ले लिया। आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर वाष्प दाब के मान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रक्रिया वही रखनी है पूरी। आप सबसे पहले जल को या द्रव को ताप देंगे, इसकी निचली सतह के जो अणु हैं ये ताप ग्रहण करेंगे, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, एक अधिकतम ताप पर ये वाष्प में बदल जाएंगे। ठीक, वाष्पीकरण की क्रिया होगी, फिर इनके बीच में स्थापित हो जाएगा साम्य। जैसे ही साम्य स्थापित होगा ये द्रव के अणु वाष्प के अणुओं पर नीचे की तरफ एक दाब लगाने लगेंगे, उस दाब को हम बोलेंगे वाष्प दाब। ये वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों हमको वाष्प दाब मिल जाएगा। चूंकि वाष्प दाब शुद्ध विलायक का है, मतलब यहाँ पे केवल और केवल विलायक है, इसीलिए मैं बोल दूंगा वो शुद्ध है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा Pa0 से। थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए लिख देता हूं कि ये 100% प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर और कोई दूसरा अणु मौजूद नहीं है, केवल विलायक के अणु मौजूद है। इसी तरह से हम एक प्रयोग और करेंगे और प्रयोग नंबर 2 में हम पुनः एक पात्र ले लेंगे और उसको भी एक स्टैंड के ऊपर रख देंगे और उसमें भी किसी जल नामक विलायक को भर देंगे। ठीक, अभी भी इसमें जल है, ये विलायक है, ये विलायक है, लेकिन बच्चों अब हमको साथ में इसमें कुछ विलेय पदार्थ जैसे कि शक्कर को मिला देना है। शक्कर जो है वो विलेय है, आवाष्पशील है, हमने विलेय मिला दिया। फिर वही करना बच्चों कि आपको इसको भी एक बेल जार से क्या कर देना है, ढक देना है। फिर स्टैंड की सहायता से इसको गैस बर्नर के ऊपर रख दीजिए
और इसको भी क्या कर दीजिए। जब आप ताप देंगे तो यहां पर अब जो विलयन प्राप्त है ना, ये आपको विलयन प्राप्त है, यानी यहां पर क्या बना है, विलयन बना है। तो इस विलयन में सबसे पहले ये शक्कर और जल दोनों के ही अणु जो है वो टेम्परेचर लेंगे, और जो वाष्पशील अणु हैं विलायक के, वो ताप लेकर गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ेगी और वो ऊपर की तरफ उठेंगे, फिर वो गैस में बदल जाएंगे। इस तरह से इनमें भी वाष्पीकरण की क्रिया होगी बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो शक्कर के अणु हैं ये वाष्पशील होते हैं, ये ताप तो ग्रहण करेंगे लेकिन ये वाष्पीकृत नहीं होंगे क्योंकि वो अवाष्पशील होते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही इनके बीच में साम्य स्थापित होगा, अब ये वाष्प के अणु विलयन की सतह पर दाब लगाना चालू कर देंगे। हम इस दाब के मान को फिर से क्या बोलने वाले हैं, बिल्कुल हम अभी भी इसको वाष्प दाब ही बोलेंगे, ये वाष्प दाब है, लेकिन इस बार ये वाष्प दाब किसका है, विलयन का, इसलिए हम इसको पीए बोलेंगे। मैं बता देता हूं, इस बार ये मान जो होगा, मान लो वो 80% होगा। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला ये मान 80% होगा। दरअसल बच्चों ये सिर्फ हमने एक अनुमान लगाया है कि विलयन में चूंकि विलेय और विलायक दोनों के जो कण हैं वो उपस्थित हैं, है ना, तो जो विलेय के कण हैं वो ताप तो ग्रहण करेंगे लेकिन वो वाष्पीकृत नहीं होंगे, यानी वाष्पीकृत होने वाले जो अणु हैं वो केवल कौन होंगे, विलायक के अणु होंगे, ठीक है। इसलिए हमको संभवतः यहाँ पे ताप ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जो अणु वाष्पीकृत नहीं होंगे वो कुछ अणुओं को वाष्पीकृत होने से रोकेंगे भी, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर जो वाष्प दाब का मान है वो कम प्राप्त होगा। तो साधारण सी बात यह होगी कि जब हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना जब हम विलयन के वाष्प दाब से करेंगे, तो हम हमेशा देखेंगे कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो हमेशा कम होगा, जबकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको मेरी, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बता दूं कि वाष्प दाब का ये अधिकतम मान आपको जिस ताप पर प्राप्त होता है ना, अगर आप उसको क्वथनांक कहते हो, वो आपका क्वथनांक कहलाता है। तो वो किसका क्वथनांक कहलाएगा, शुद्ध विलायक का, और उसको हम प्रदर्शित करेंगे TB0 से। इसी तरह से ये वाष्पदाब आपने जो प्राप्त किया, अगर इस वाष्पदाब के मान को भी आप क्वथनांक कहेंगे तो बच्चों हम इसको प्रदर्शित करेंगे TB से, ये विलयन का क्वथनांक होगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि शुद्ध जो जल था, आप जानते हैं कि इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ये विलयन है तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो क्वथनांक है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हम तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ये देख सकते हैं कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो कम है, जबकि विलयन का जो क्वथनांक ताप है वो अधिक है, जबकि शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब है वो अधिक है, लेकिन विलयन का जो वाष्पदाब है वो कम है, ठीक। हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है क्वथनांक में उन्नयन। तो अब फाइनली हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो डेफिनेशन ये कहती है बच्चों कि जब आप एक विलयन के क्वथनांक ताप की तुलना, ठीक है, आप शुद्ध विलायक के क्वथनांक ताप से करते हैं, तो दोनों के क्वथनांक ताप में आप देखेंगे अंतर प्राप्त होता है। आप 150 को 100 से माइनस करिए, यानी 150 से 100 को माइनस करिए, तो आपको कितने का अंतर प्राप्त होगा आपको। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हमने जैसे ही 150 से 100 को माइनस किया तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। ये 50 का हमने अंतर प्राप्त किया ताप में वृद्धि के रूप में। ये जो अंतर आया ना 50 का ताप में वृद्धि के रूप में, इसी अंतर को हम कह रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन, जिसको आप मात्रात्मक रूप से, जब आप गणनात्मक रूप से लिखेंगे तो आप ये आंकिक मान न लिखकर बच्चों आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे, तो वो आपको कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। हम लिखेंगे TB माइनस TB0 और ये पूरी वैल्यू को हम डेल TB के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, डेल TB। तो यहाँ पे जो डेल्टा TB है ना, ये डेल TB, इस डेल TB को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। इससे आगे की क्लास जो है वो हम अपनी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। आज थोड़ा थ्योरी ज्यादा थी, यहाँ पर आपको डेफिनेशंस थोड़ा कम देखने को मिलेगी, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, और इसके आगे की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।